Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 26. So far we have studied three passive elements: resistors, capacitors and inductors individually. So now we are ready to prepare circuits having various combinations of 2 or 3 of the passive elements. इस लेक्चर में हम RC एंड RL सर्किट्स को स्टडी करेंगे। RC सर्किट में आपके पास सीरीज़ में एक जो रेजिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है, इसलिए इसको RC सर्किट कहते हैं। इसी तरह RL सर्किट में आपके पास सीरीज़ में एक रेजिस्टर होता है और एक इंडक्टर होता है, और इसलिए हम इसको RL सर्किट कहते हैं। We will carry the analysis of RC and RL circuits by applying Kirchhoff's laws and the differential equations resulting from analyzing RC and RL circuits are of the first order. Hence the circuits are collectively known as first order circuit. Circuit excitation. So there are two types of excitation. First type में सर्किट के अंदर जो स्टोरेज एलिमेंट होते हैं वो सर्किट को एक्साइट करते हैं, और उन सर्किट्स को हम कहते हैं सोर्स फ्री सर्किट्स। उन सर्किट में कोई आपके पास वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स नहीं होता, जबकि उसमें आपके पास जो इंडक्टर या कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो इनिशियली एनर्जी स्टोर होती है वही सर्किट को एक्साइट करती है। इनको हम सोर्स फ्री सर्किट या फ्री ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज सर्किट भी कहते हैं। और दूसरी किस्म के सर्किट में हम डीसी सोर्स से एक्साइटेशन कर रहे होते हैं, और इसमें हम बेसिकली वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स अप्लाई करते हैं जो कि सर्किट को एक्साइट कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्स फ्री आरसी सर्किट्स की। A source free RC circuit occurs when its DC source is suddenly disconnected. Suppose ये आपके पास एक सर्किट है जो कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। इसमें एक्चुअली इनिशियली यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड था, और जब उस वोल्टेज सोर्स ने कैपेसिटर को फुली चार्ज कर दिया है तो उस सोर्स को सडनली रिमूव कर दिया और आपके पास बाकी सर्किट ये रह गया है। अब इसमें आपके पास सिर्फ एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर है, और इसमें आपके पास एक से ज़्यादा कैपेसिटर और एक से ज़्यादा रेजिस्टर भी हो सकते हैं, और फिर हम कैपेसिटर्स का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह रेजिस्टर का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड आउट करते हैं। सो इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने वोल्टेज फाइंड आउट करनी है अक्रॉस द कैपेसिटर, एंड दैट विल बी द वोल्टेज रिस्पांस ऑफ द सर्किट। सो फ्रॉम दिस फिगर हम कह सकते हैं कि जो कैपेसिटर है इट इज इनिशियली चार्ज्ड, सो वी कैन assume that at time t is equal to 0, the initial voltage is V of 0 is equal to V naught. So this is the initial voltage in the capacitor, and the corresponding energy in the capacitor is W of 0 is equal to half C V naught square, because एनर्जी का फार्मूला हाफ सी वी स्क्वायर के इक्वल होता है, तो यहाँ v की जगह हम पुट कर देते हैं v नॉट, तो ये हमारे पास आ जाएगा एनर्जी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू
हाफ सी वी नॉट स्क्वायर। और अब हम इस नोट पे, सपोज इस नोट को मैं ए कह देता हूँ, हम केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड ए, तो हमारे पास आई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आ जाएगी। And we know that IC is equal to C dV by dt and IR is equal to V by R। तो यहाँ IC की जगह हम ये पुट कर देते हैं और IR की जगह हम ये पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन की नई फॉर्म आ जाएगी C dV by dt plus V by R is equal to 0। और इस इक्वेशन को हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल equation, because only the first derivative of v is involved। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व इट वी फर्स्ट रीअरेंज इट। तो जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी डी वी बाई डी टी plus V by RC is equal to 0। Integrating both sides, तो ये हमारे पास यहाँ बन जाएगा ln of V and minus 1 by RC plus ln of A, and this is the constant of integration। Now taking powers of E produces this equation, and E और ln कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास यहाँ आ जाएगा V by A इज इक्वल टू E माइनस E रेज़ टू पावर माइनस T बाय RC। आपके पास T था, सो V ऑफ T इज इक्वल टू A E रेज़ टू पावर माइनस T बाय RC। From initial condition we know that V of 0 is equal to V naught। so इसमें जब हम t की जगह 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा V of 0 is equal to A, बिकॉज जब यहाँ t की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 बन जाएगा और e की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास V naught of 0 इज इक्वल टू A आ जाएगा, एंड वी नो दैट
V of 0 इज इक्वल टू V नॉट। तो यहाँ हम A की जगह V नॉट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी इसके इक्वल। And this is the voltage response of the RC circuit, and it is an exponential decay of initial value. And since the response is due to the initial energy stored and the physical characteristics of the circuit and not due to some external voltage or current source, it is called the natural response of the circuit. The natural response of a circuit refers to the behavior in terms of voltage and current of the circuit itself with no external source of excitation. तो हमारे पास जो वोल्टेज रिस्पांस के लिए इक्वेशन आई थी वो ये थी, और अगर हम इस इक्वेशन को ड्रॉ करें तो हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ आता है। एंड सपोज दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वोल्टेज V एक्सिस। तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो आपके पास V नॉट है, बिकॉज एट टाइम 0 कैपेसिटर इज फुली चार्ज और इसके क्रॉस वोल्टेज V नॉट है। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है आप देख रहे हैं कि वोल्टेज डिक्रीज होती जा रही है, और जब वोल्टेज इस पॉइंट तक डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 0.368 V नॉट, सो दिस टाइम इज नॉन एज टाइम कांस्टेंट टॉ। और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वोल्टेज डिक्रीज होती जा रही है, और एक टाइम आएगा कि आपके पास वोल्टेज 0 के इक्वल हो जाएगी। इट मीन्स के कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया है। The time constant of a circuit is the time required for the response to decay by a factor of 1 by E or 36.8% of its initial value. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि जब वैल्यू यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होती है तो यहाँ तक V नॉट का 36.8% डिक्रीज हो चुका होता है, और इस पॉइंट पे जो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम होता है इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। अभी जो हमारे पास वोल्टेज रिस्पांस आया था, अगर हम विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइम्स के लिए ये वैल्यूज़ आएंगी V ऑफ t बाई V नॉट के लिए। जब टाइम टॉ होगा तो हमारे पास वैल्यू ये होगी, जब हम टाइम 2 टॉ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी, जब टाइम 3 टॉ पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ये आएगी। इस तरह 5 टॉ पे हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि आफ्टर 5 टॉ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज लेस देन 1% ऑफ V नॉट। इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास बनता है 0.674%। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बनता है 5 टॉ पे जो वैल्यू आ रही है दैट इज 0.674%, एंड इट इज लेस देन 1%। सो इस टाइम पे आपका कैपेसिटर या तो फुली चार्ज हो जाता है या
इस टाइम के बाद फुली डिस्चार्ज हो जाता है. सो वी कैन से दैट कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज और चार्ज्ड आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट. सो हियर फ्रॉम दिस इक्वेशन जो टा है दैट इज इक्वल टू RC. और ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एवरी टाइम टॉ. 1 टॉ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है, 2 टॉ पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है, 3 टॉ पे ये वैल्यू आ रही है, 4 टॉ पे ये आ रही है और 5 टॉ पे आप देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 0 आ रही है. इट मीन्स कि कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया है. सो हम ये अज्यूम करते हैं कि 5 टॉ हमारा एक स्टैंडर्ड है कि 5 टॉ के बाद कैपेसिटर फुली चार्ज होता है या 5 टॉ के बाद फुली डिस्चार्ज होता है. टू फाइंड टी फ्रॉम द रिस्पॉन्स कर्व, अगर आप इस कर्व को ड्रा कर लेते हैं तो आप इस ग्राफ की हेल्प से टॉ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ड्राइंग द tangent to the curve. The tangent intercept with the time axis at t is equal to tau. अगर आप यहाँ पे tangent ड्रा करें तो आप देख सकते हैं कि ये जो tangent है वो x एक्सिस को इस जगह पे इंटरसेप्ट कर रहा है और इस केस में जो हमारा x एक्सिस है वो टाइम एक्सिस के इक्वल है. सो दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ tau. अब ये एक और ग्राफ है एंड दिस इज बेसिकली अ प्लॉट ऑफ v बाई वी नॉट इज इक्वल टू e⁻⁻t/τ फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ द टाइम कांस्टेंट. तो ये 3 ग्राफ्स आप देख सकते हैं. जब आपके पास τ की वैल्यू कम है इट मीन्स कि आपके पास कैपेसिटर क्विकली डिस्चार्ज होगा. So we can say that in this case the response is the faster. लेकिन जैसे ही τ की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है आपके पास जो सर्किट का रिस्पांस है वो भी स्लो होता जा रहा है. और जब t की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगी तो इस केस में इसका जो रिस्पांस है वो और स्लो हो जाएगा और इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू रीच टू स्टेडी स्टेट. तो टॉ की वैल्यू कुछ भी हो, 0.5 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन इट इज़ अंडरस्टूड एंड इट इज़ मैंडेटरी कि आपके पास जो रिस्पांस है वो स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाएगा आफ्टर 5 टाइम कांस्टेंट. एंड स्टेडी स्टेट वो स्टेट होती है जिस पे सर्किट बिल्कुल स्टेबल हो जाता है और इसमें कोई और चेंज नहीं आती. अभी जो हमने वोल्टेज फाइंड आउट की थी कुछ देर पहले दैट इज v ऑफ t इज इक्वल टू v नॉट e⁻t/τ. तो इस वोल्टेज की हेल्प से हम करंट IR फाइंड आउट कर सकते हैं. IR ऑफ t इज इक्वल टू v ऑफ t/r. तो इसमें v ऑफ t की वैल्यू पुट कर देते हैं v नॉट e⁻t/τ डिवाइडेड बाय r. सो दिस इज द करंट थ्रू resistor. Now we find the power dissipated in resistor. So P of t is equal to V IR. So इसमें हम V की वैल्यू पुट करते हैं which is V नॉट e⁻t/τ और IR की वैल्यू पुट करते हैं V नॉट e⁻t/τ/r. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r e⁻2t/τ. और अब हम एनर्जी
फाइंड आउट करते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय द रेजिस्टर। सो एनर्जी के लिए हमारे पास फार्मूला ये है, 0 से t तक लिमिट है p इंटू डी टी। तो अब यहाँ p की वैल्यू हम पुट करते हैं जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t एंड इंटेग्रल ऑफ v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय r e माइनस 2t बाय टॉ इंटू डी टी। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस टॉ वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r e माइनस 2t बाय टॉ एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t। सो अब इसमें हम लिमिट पुट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ सी वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस e माइनस 2t बाय टॉ। और here टॉ इज इक्वल टू RC। अब आप इसमें नोट करें that as time reaches to infinity, so आपके पास एनर्जी जो है at time infinity is equal to half CV नॉट स्क्वायर। एंड शुरू में हमने जो देखा था कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एट टाइम 0 इज इक्वल टू हाफ CV नॉट स्क्वायर। सो ये दोनों एनर्जी सेम आ रही हैं। दिस इज द एनर्जी इनिशियली स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड दिस इज द एनर्जी dissipated in resistor after long time. So we can say that the energy that was initially stored in the capacitor is eventually dissipated in the resistor. So अगर हम RC सर्किट को समराइज करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है कि द की टू वर्किंग विद अ सोर्स फ्री RC सर्किट इज फाइंडिंग नंबर 1 इज इनिशियल वैल्यू V नॉट इज इक्वल टू V नॉट अक्रॉस अ कैपेसिटर एंड द टाइम कांस्टेंट टॉ। तो इन दोनों आइटम्स की हेल्प से आप वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ जाएगी तो आप दूसरे वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल करंट थ्रू द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर एंड करंट थ्रू द रेजिस्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन जो कि हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में फाइंड आउट किए हैं। एग्जाम्पल 1, in the figure let VC of 0 is equal to 15 volt and we have to find VC, Vx and Ix for t greater than 0। यहाँ पे जो VC of 0 15 volt given है, this is the charge stored in the capacitor at time t is equal to 0। और हमें VC voltage across capacitor, Vx voltage across resistor एंड Ix फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर लेते हैं अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ कैपेसिटर। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 8 ओम और 12 ओम रजिस्टर ये दोनों सीरीज़ में हैं और देन ये 5 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल हैं। तो थेवेनिन थ्योरम जैसे कि हमने पढ़ा था कि उसमें हम इस केस में ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास इन दो टर्मिनल के अक्रॉस हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो हम इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं ऐसे।
RTH हम यहाँ से देख रहे हैं इन 2 पॉइंट से, तो 8 ओम और 12 ओम रजिस्टर ये दोनों सीरीज़ में है, तो ये 20 ओम बन जाएंगे, और 20 ओम और 5 ओम ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R थेवेनिन और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 20 × 5 डिवाइडेड बाय 20 + 5, तो ये आपके पास बन जाएगा 4 ओम के इक्वल। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ आपके पास कैपेसिटर वापस आ जाएगा, और यहाँ आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी विच इज़ 4 ओम। तो इसके बाद हम टॉ फाइंड आउट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट इंटू C। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हम इसमें 4 ओम पुट करते हैं, और इंटू C की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.1 फैरेड। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.4 सेकंड के इक्वल। सो एज वी नो दैट V of t is equal to V of 0 e minus t by tau. This is the voltage across the capacitor. So हम इसको लिख सकते हैं VC is equal to V of t, V नॉट की जगह हम पुट कर देते हैं 15 VC, वोल्ट E माइनस टी बाय टॉ की जगह पुट कर देते हैं 0.4। तो VC आपके पास आ जाएगा 15 E माइनस 2.5 टी के इक्वल। और अब हमारे पास VC आ गया है, तो अब हम VC की हेल्प से Vx फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे VC वोल्टेज आ रही है, तो Vx को हम VDR से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो Vx इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12 + 8 इंटू VC। तो इसमें जब हम VC की वैल्यू ये पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो Vx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 E minus 2.5 t volts। एंड फाइनली Ix की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। तो Ix इज इक्वल टू Vx बाय 12। सो इसमें Vx की वैल्यू जब हम पुट करेंगे और इसको 12 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.75 e raised to power minus 2.5 t वोल्ट्स। तो इस तरह हमने इस सर्किट में VC, Vx एंड Ix फाइंड आउट किए फॉर t greater than 0। Example 2. The switch in the following circuit has been closed for a long time and it is opened at t is equal to 0. We have to find Vt for t greater or equal to 0, and then we have to calculate the initial energy stored in the capacitor. So इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप फॉर टाइम लेस देन 0। तो टाइम लेस देन 0 के लिए स्विच जो है वो क्लोज्ड है, तो हमारे पास सर्किट की नई फॉर्म ये बन जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि जो कैपेसिटर है वो डीसी वोल्टेज के लिए ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक ओपन पाथ बन जाएगा।
ये आपके पास 3 ओम का रजिस्टर है, ये आपके पास 9 ओम का रजिस्टर है और ये आपके पास 1 ओम का रजिस्टर है। जब यहाँ से पाथ ब्रेक हो गया तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। अब जो वोल्टेज 9 ओम रजिस्टर के क्रॉस होगी वही यहाँ पे होगी कैपेसिटर के क्रॉस, इसको हम VC कह देते हैं। सो VC T is equal to 9 divided by 3 plus 9 into 20। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास VC of T आ जाएगा 15 वोल्ट for T less than 0। And as we know that the voltage across a capacitor cannot change instantaneously, so we can say the voltage across the capacitor at T is equal to 0 minus is the same as at T is equal to 0। So we can write VC of 0 is equal to V naught is equal to 15 volt, because this is the time just before 0, और क्योंकि हमें पता है कि कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती, सो ये दोनों वोल्टेजेस बराबर होंगी। नाउ फॉर T ग्रेटर देन 0 की हम बात करते हैं। अब स्विच ओपन हो जाएगा तो अब आपके पास सर्किट की फॉर्म बनेगी लाइक this। This is 9 ohm resistor, this is 1 ohm resistor, and this is 20 millifarad capacitor। सो अब इस सर्किट का हम, क्योंकि दो रजिस्टर्स हैं 9 ओम एंड 1 ओम, इन दोनों को ऐड करके हम एक बनाते हैं ताकि हमारे पास RC सर्किट की स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो ये हमारे पास सर्किट बन जाएगा लाइक दिस, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो VC है एंड VC is equal to V naught which is equal to 15 volts। अब हम टाइम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। टॉ इज इक्वल टू R equivalent, where R equivalent is equal to 1 plus 9 is equal to 10 ohm, चूँकि ये वैल्यू हमारे पास इंटू C, तो R equivalent की वैल्यू 10 है हमारे पास और C की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू 10⁻³ फैरेड। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी 0.2 सेकेंड। नाउ द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फॉर T greater or equal to 0 is V of T is equal to VC of 0 E minus T by tau। जिसमें हम VC की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज़ 15 वोल्ट्स, E माइनस टी बाई, यहाँ टॉ की वैल्यू पुट कर देते हैं 0.2 वोल्ट्स, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास V ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी 15E माइनस 5T वोल्ट्स।
अब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं. इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. सो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर थी वो हाफ सी वी सी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर के इक्वल है. और इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, हाफ सी की वैल्यू 20 इंटू 10⁻³ एंड वी सी की वैल्यू 15 है और इसका स्क्वायर लेते हैं. और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 2.25 जूल. सो दिस इज द इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. अब हम बात करते हैं सोर्स फ्री आरएल सर्किट की. तो सोर्स फ्री आरएल सर्किट की फॉर्म हमारे पास कुछ इस तरह होती है. उसमें एक इंडक्टर होता है आपके पास और एक सीरीज में रेजिस्टर होता है. सो एट टाइम t is equal to 0, we assume that inductor is fully charged. So we can write I of 0 is equal to I naught, and the corresponding energy stored in the inductor is equal to half L I naught square. Now apply KVL around this loop, so we will get the following equation of voltage. As we know that VL is equal to L di by dt and VR is equal to I R. दिस इज करंट आई. तो इसमें वी एल की वैल्यू हम पुट कर देते हैं एल डी आई बाई डी टी और इसमें यहाँ पे वी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं आई आर एंड दिस इज इक्वल टू 0. इन टर्म्स को थोड़ा सा रीअरेंज करना तो हम इसको लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल इंटू आई इज इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं. सो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी. तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी इसको हमने रीअरेंज किया और फिर इसकी इंटीग्रेशन कर दिया तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी. सो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एल एन आई एंड लिमिट इज फ्रॉम आई नॉट टू आई ऑफ टी. This is also I naught is equal to minus RT by L and limit is 0 to T. So this implies ln I of T minus ln I naught is equal to minus RT by L plus 0. तो आपके पास अब फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी. नाउ टेकिंग द पावर ऑफ E, सो हमारे पास जब हम इसकी पावर लेंगे E की, E और ln कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा I of t
यहाँ आ जाएगा आपके पास आई नॉट इस तरफ चला जाएगा इज इक्वल टू के यहाँ ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल। यहाँ आपके पास सिर्फ एल था। तो so this is the I of t is equal to I naught minus e raised to power minus r t by L. It is the natural response of the RL circuit, and it is an exponential decay of the initial current. So this is the ग्राफ ऑफ द करंट रिस्पॉन्स ऑफ द आरएल सर्किट। तो जब टाइम ज़ीरो था तो उस वक्त इंडक्टर फुली चार्ज था और उसमें आई नॉट करंट था, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा था तो आई नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, एंड आफ्टर 5 tau आपके पास ये वैल्यू ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। द स्मॉलर द टाइम कांस्टेंट tau ऑफ अ सर्किट द फास्टर द रेट ऑफ डिके ऑफ द रिस्पॉन्स। द लार्जर द टाइम कांस्टेंट द स्लोअर द रेट ऑफ डिके ऑफ द रिस्पॉन्स। At any rate, the response decays to less than 1% of its initial value आफ्टर 5 tau। सो हमारे पास जो करंट रिस्पांस आया था आरसी सर्किट का वो मैं रीराइट करता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम आरएल सर्किट के लिए टाइम कांस्टेंट लिख सकते हैं L बाई आर। सो आपके पास करंट आ जाएगा इक्वल्स टू ई माइनस टी बाई टॉ। अब हम इस करंट की हेल्प से वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज इक्वल टू आई आर, और इसमें आई की वैल्यू हम ये पुट करते हैं आई नॉट ई माइनस टी बाई टा इंटू आर, और पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर इज इक्वल टू वी आर इंटू आई। तो वी आर की वैल्यू हमारे पास ये है और आई की वैल्यू ये है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर ई माइनस 2t by tau, and finally the energy absorbed by the resistor is equal to WR t, and एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि इंटेग्रल ऑफ p dt and limit is from 0 to t। तो इसमें हम p की वैल्यू पुट करते हैं आई नॉट स्क्वायर आर ई माइनस 2t बाई टॉ इंटू डी टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 टॉ आई नॉट स्क्वायर आर ई माइनस 2t बाई टॉ, लिमिट इज़ फ्रॉम 0 to t। और जब इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1/2 L आई नॉट स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई माइनस 2t बाई टॉ। So this is the formula for energy absorbed by the resistor. So when t tends to infinity, then W
R infinity is equal to हाफ L I नॉट स्क्वायर। जब इसमें आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो आपके पास 20 टेंड्स टू इन्फिनिटी, देन WR इज इक्वल टू हाफ L I नॉट स्क्वायर। So which is the same as WL of 0, which is equal to, so आपके पास this energy and this energy are same, and WL of 0 is the initial energy stored in the inductor. Again, the energy initially stored in the inductor is eventually dissipated in the resistor. So ये एनर्जी जो इंडक्टर में इनिशियली स्टोर हुई थी वो एट टाइम t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे रेजिस्टर के क्रॉस डेसिपेट हो जाएगी। द की टू वर्किंग विद अ सोर्स फ्री RL सर्किट इज टू फाइंड द इनिशियल करंट थ्रू द इंडक्टर एंड द टाइम कांस्टेंट t ऑफ द सर्किट। सो जब आपके पास ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, देन वी कैन फाइंड द करंट थ्रू द इंडक्टर विद द हेल्प ऑफ दिस टू थिंग्स। और जब आपके पास करंट थ्रू द इंडक्टर आ जाएगा तो आप इसकी हेल्प से इंडक्टर वोल्टेज, रेजिस्टर वोल्टेज एंड रेजिस्टर करंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3, the switch in the circuit has been closed for a long time. At t is equal to 0, the switch is opened. Calculate I of t for t greater than 0. तो इसको हम सॉल्व करते हैं। So when t is less than 0, then at that time switch is closed. तो सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं। और हमें ये भी पता है कि इंडक्टर जो है वो DC वोल्टेज के लिए एज अ शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। ये 40 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम्स हैं और ये 16 ओम्स हैं। और ये जो रेजिस्टर है ये शॉर्ट सर्किटेड रेजिस्टर है। तो इस करंट को फाइंड आउट करने के लिए हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। अब वो करंट एक्चुअली ये करंट होगा अब इस सर्किट में आप देखें तो 4 ओम रेजिस्टर और 12 ओम रेजिस्टर दे आर इन पैरेलल विद ईच अदर, सो वी कैन राइट 4 into 12 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ओम बन जाएगा। और अब हम I1 फाइंड आउट करते हैं, एंड I1 is the current through this resistor. So I1 is equal to 40 divided by 2 plus 3। तो I1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 एम्पेयर्स के इक्वल 40 लेस देन 0। और जब हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी तो इस वैल्यू की हेल्प से हम I की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
सो आई एफ टी इज इक्वल टू 12, क्योंकि हमने आई एफ टी इज द करंट थ्रू रजिस्टर 4 ओम, तो इसके अपोजिट रजिस्टर आ रहा है 12 ओम। सो बाई सी डी 12 आपके पास ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 इंटू करंट I1, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एम्पेयर्स के इक्वल। और जो I1 है वो एक्चुअली 40 डिवाइडेड बाई 5 8 एम्पेयर्स के इक्वल होगा आपके पास। तो अब I1 आपके पास 8 एम्पेयर्स है, और जो ये करंट है वो आपके पास 6 एम्पेयर्स के इक्वल है। And we know that the current through an inductor cannot change instantaneously, so we can write IF0 is equal to IF0 minus is equal to 6 ampere. So जब स्विच को हम क्लोज कर देंगे for t greater than 0, तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कि जब हम स्विच को ओपन कर देंगे फॉर t ग्रेटर देन 0, तो आपके पास अब ये जो बैटरी है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द रिमेनिंग सर्किट। तो आपके पास अब जो रिमेनिंग सर्किट आएगा वो ये होगा। ट्वेल्व ओम, यहाँ पे आपके पास 4 ओम रजिस्टर है, यहाँ आपके पास 16 ओम रजिस्टर है, और ये आपके पास 2 हेनरी का इंडक्टर है, और यहाँ से करंट IFT पास कर रहा है। तो इस सर्किट में हम सबसे पहले R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ इंडक्टर। तो R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा 12 प्लस 4 पैरेलल टू 16। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये 8 ओम की इक्वल आ जाएगा। और अब यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। टॉ इज इक्वल टू L बाई आर इक्विवेलेंट। तो L की वैल्यू 2 है हमारे पास, R इक्विवेलेंट की वैल्यू 8 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 सेकेंड। सो IFT इज इक्वल टू IF0 E माइनस T बाई टॉ। सो IF0 की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 एम्पेयर्स की इक्वल। सो यहाँ हम 6 पुट कर लेते हैं, E माइनस टी बाई 1/4। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 e रेज़ टू पावर माइनस 4 t। सो ये आपके पास करंट थ्रू द इंडक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल 4, इन द सर्किट शोन इन द फॉलोइंग फिगर find I naught this current, V naught this voltage, and I the current through the inductor for all time assuming that the switch was open for a long time. So इसको अब सॉल्व करते हैं। when t less than 0, so उस वक्त स्विच ओपन था, एंड क्योंकि इंडक्टर एक्ट्स लाइक अ शॉर्ट टू डीसी, तो आपके पास ये जो 6 ओम रजिस्टर है ये शॉर्ट सर्किटेड रजिस्टर बन जाएगा, और देन हम करंट आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट को रीड्रा करते हैं। अब इस केस में आपके पास स्विच ओपन है, जबकि ये इंडक्टर आपके पास शॉर्ट हो जाएगा।
और यहाँ से जो करंट पास कर रहा है दैट इज करंट I. This is 2 ohm resistor, this is 3 ohm resistor. अब क्योंकि ये बाईपास हो जाएगा तब आपके पास सर्किट की फॉर्म बन जाएगी सिंपल। अब आपके पास एक सीरीज सर्किट बन गया है। ये 2 ओम रेजिस्टर है, ये 3 ओम रेजिस्टर है और ये आपके पास जो करंट यहाँ से पास कर रहा है दैट इज करंट I. सो हम I यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। I of t इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, सो इट इज इक्वल टू 2 एम्पेयर फॉर t लेस देन 0 एंड V0 इज द वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर। सो हम यहाँ से V0 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो V0 ऑफ t इज इक्वल टू 3I of t, तो ये आपके पास बन जाएगा 6 volts for t less than 0. And so we can say that I of 0 is equal to 2 from this equation. Now when t is greater than 0 then इस केस में आपके पास स्विच क्लोज हो जाएगा और अब इस केस में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो एक नया सर्किट बनेगा वो ये होगा। This is 3 ohm resistor, this is 2 Henry inductor and this is 6 ohm resistor। और यहाँ पे जो वोल्टेज है that is V0 और यहाँ पे जो करंट है वो I0 है और यहाँ पे जो करंट है that is I। सो अब इस सर्किट में हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है जिसमें आपके पास सिर्फ एक इंडक्टर और एक रेजिस्टर होता है। सो आर थेवेनिन और आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू 6 क्योंकि दोनों पैरेलल हैं तो ये आपके पास बन जाएगा 2 ओम और यहाँ से हम टॉ की वैल्यू निकाल लेते हैं L बाय RTH। तो इसमें L की वैल्यू और RTH की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास टॉ की वैल्यू आ जाएगी 1 सेकंड के इक्वल। Thus the current through the inductor is equal to I of 0 E minus T by tau and I of 0 is equal to 2 E minus T और tau की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये करंट की वैल्यू आ जाएगी for t greater than 0। और क्योंकि इंडक्टर इज इन पैरेलल with the 6 ohm and 3 ohm resistor, so we can find V0 like this. V0 t is equal to minus VL and it is equal to minus L di by dt। और अब यहाँ पे हम I की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एल डी बाई डी टी और यहाँ पे I की वैल्यू पुट कर देते हैं I ऑफ 0 E माइनस टी बाई टॉ। तो इसमें जब L की वैल्यू I ऑफ 0 की वैल्यू टॉ की वैल्यू पुट करेंगे तो V0 ऑफ t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 exponential raised to power minus t volts for time t greater than 0
and finally I naught of t is equal to VL by 6 and it is equal to minus 2 by 3 E minus t amperes for t greater than 0. सो हम आई नॉट की वैल्यूज़ को इकट्ठा करते हैं और आई की वैल्यूज़ को इकट्ठा लिख देते हैं. सबसे पहले आई नॉट की वैल्यूज़ को मैं इकट्ठा लिखता हूँ. तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यूज़ एक 0 एम्पेयर आई थी फॉर टी लेस देन 0 एंड दूसरी आई थी माइनस 2 by 3 ई माइनस टी एम्पेयर फॉर टी ग्रेटर देन 0. इसी तरह हम आई ऑफ टी की वैल्यूज़ लिख देते हैं. आई ऑफ टी की वैल्यूज़ भी हमारे पास दो आई थी, एक 2 एम्पेयर फॉर टी लेस देन 0 एंड दूसरी हमारे पास आई थी 2 ई माइनस टी एम्पेयर फॉर टी ग्रेटर आर इक्वल टू 0. और इसी तरह हम वी नॉट ऑफ टी की वैल्यूज़ लिख देते हैं. सो वी नॉट ऑफ टी की वैल्यू हमारे पास आई थी 6 वोल्ट फॉर टी लेस देन 0 एंड 4 एक्सपोनेंशियल रेज़्ड टू पावर माइनस टी वोल्ट फॉर टी ग्रेटर देन 0. सो अगर हम आई ऑफ टी और आई नॉट ऑफ टी की वैल्यूज़ को ड्रॉ करें तो हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ्स आएंगे. तो हम नोट कर सकते हैं कि द इंडक्टर करंट इज़ कंटिन्यूस एट टी इज़ इक्वल टू 0. इस टाइम पे अगर आप देखें दिस इज़ टाइम 0 तो इस पे इंडक्टर का करंट कंटिन्यूस है. while the current through 6 ohm resistor which is I naught drops from 0 to minus 2 by 3 at t is equal to 0 and the voltage across a 3 ohm resistor drops from 6 volts to 4 at t is equal to 0. So this is the graph for these three equations. So this is the graph for I of t, which is the current through inductor, and I naught of t, which is the current through 6 ohm रेजिस्टर. सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है. आज के लेक्चर में हमने सोर्स फ्री आरसी सर्किट को एनालाइज किया है और सोर्स फ्री आरएल सर्किट को एनालाइज किया है. तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.